Hello everyone, myself दीक्षित कुमार फ्रॉम लिटिल एंजल सीनियर सेकेंडरी स्कूल बड़ोड़ा। आज फिर हम 12th हिंदी मीडियम के लिए सॉल्यूशन विलियन चैप्टर का लेक्चर लेकर आए हैं। लास्ट लेक्चर तक हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, अणुसंख्यक गुणधर्म किसे कहते हैं, ये देख चुके थे। आगे हम अणुसंख्यक गुणधर्म को डिटेल में पढ़ेंगे। पढ़ाने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स तक पहुंचाएं जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है। वीडियो को लाइक करें। आप वीडियो देखते हैं तो कुछ ना कुछ हिंट जरूर दें, अपना नाम लिखें, आई वॉच्ड वीडियो या सर डन। वीडियो से रिगार्डिंग अगर आपका कोई सजेशन है, लेकिन कमेंट सेक्शन में कुछ ना कुछ लिखें, ये आपसे रिक्वेस्ट है। साथ ही आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, कारण कि हम YouTube पर 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे करने में सफल हुए हैं और ये कहीं ना कहीं आप लोगों के ही प्यार का नतीजा है। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। अब मैं हमारा वीडियो स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो हमारा टॉपिक चल रहा था अणुसंख्यक गुणधर्म। टॉपिक था अणुसंख्यक गुणधर्म, ठीक है। तो एक बार मैं वापस इसकी डेफिनेशन बता देता हूं, क्या होते हैं अणुसंख्यक गुणधर्म। तो हमने कहा था कि वे गुणधर्म जिसमें केवल और केवल विलेय की मात्रा पर निर्भर करते हो, वे गुणधर्म जो केवल विलेय की मात्रा पर निर्भर करते हो, विलेय की गुणवत्ता और विलेय के गुणधर्म से इसका कोई मतलब नहीं हो, उसे हम कहते हैं अणुसंख्यक गुणधर्म। क्या कहते हैं? वे गुणधर्म जो केवल विलेय की मात्रा पर निर्भर करते हैं, जो केवल विलेय की मात्रा पर निर्भर करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? अणुसंख्यक गुण। क्या कहते हैं? अणुसंख्यक गुणधर्म। अब जो हमारे बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के सिलेबस में है, वो कुल हमें 4 प्रकार के गुणधर्म पढ़ने हैं, जिसमें एक हम देख चुके हैं पहले, लेकिन मैं वापस रिपीट करूंगा। एक हम पहले पढ़ चुके हैं, जिसमें सबसे पहला है अपेक्षिक, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन सबसे पहला गुणधर्म, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। दूसरा है क्वथनांक में उन्नयन। जो दूसरा हमारा अणुसंख्यक गुणधर्म है वो है क्वथनांक में उन्नयन। 2। तीसरा हमारा गुणधर्म है गलनांक में अवनमन। तीसरा है गलनांक में अवनमन। और चौथा गुणधर्म है परासरण दाब। चौथा गुणधर्म हमारे पास है परासरण दाब, ठीक है। तो ये 4 गुणधर्मों की हमको बात करनी है। ये 4 गुणधर्म हम हमारे सिलेबस में पढ़ेंगे सबसे पहली बार। अब आप मेरी बात सुनिए ध्यान से, ठीक है। आपके पास ये 4 गुणधर्म आपको पढ़ने हैं। मैं चारों को वन बाय वन आपको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन मैं कुछ बात बता दूं कि ये आप पढ़ चुके हो राउले के नियम का केस सेकेंड। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन का ही केस है वो, हालांकि मैं वापस पढ़ाऊंगा इसको, लेकिन ध्यान रहे क्वथनांक में उन्नयन और गलनांक में अवनमन, इसका इनिशियल स्टार्टिंग का खाली 2-3 जो लाइन है वही दोनों की अलग है, बाकी पूरा डेरिवेशन एक जैसा है। तो ये भी आपका एक जैसा हो गया। चौथा परासरण दाब, ये तीनों से बिल्कुल अलग है। इसको पढ़ने के लिए थोड़ा सा कंसेप्ट हमको समझना है, कुछ चीजें अच्छे से हमको पता होनी चाहिए, तो हम परासरण दाब की बात कर सकते हैं। तो ये मैं अलग से आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। पहला अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। हमारा सबसे पहला अणुसंख्यक गुणधर्म जो है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। सबसे पहला वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। सबसे पहले इसका मतलब क्या होता है? वाष्प दाब क्या होती है, मैं परिभाषा आपको समझा चुका हूं। जब आप कोई वाष्पशील पदार्थ लेते हो तो उसकी वाष्प जो है वो उस विलयन की सतह पर एक दाब लगाती है, जिसे हम कहते हैं वाष्प दाब। पता पड़ेगी। आपेक्षिक अवनमन, अवनमन का मतलब होता है कमी, ठीक है। अब वाष्प दाब में कमी क्यों हुई? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द डिप्रेशन इन वेपर प्रेशर या लोअरिंग इन वेपर प्रेशर?
वाष्प दाब में कमी का क्या कारण रहा, क्यों हुई कमी, उसकी हमें बात करनी है। तो वो मैं बता देता हूँ आपको। तो उसका कारण है यहाँ पर ये जो है उसके प्रभावित करने वाली चीजें क्या है, तो विलेय, मैं पहले ही बता चुका हूँ विलेय। तो आपका यहाँ पर जो केस बनेगा वो ये है कि मान लिया आपने कोई एक वाष्पशील विलायक लिया, आपने क्या लिया, एक वाष्पशील विलायक लिया ए, ठीक है। उसमें आपने जो विलेय मिला है वो कैसा होना चाहिए, अवाष्पशील होना चाहिए। ध्यान से समझना, विलेय कैसा होना चाहिए, अवाष्पशील विलेय बी। विलायक आपने लिया वाष्पशील, विलेय लिया आपने अवाष्पशील, इन दोनों को मिलाकर आपने बना दिया विलयन ए बी। क्या बना दिया, विलयन ए बी। ध्यान से समझिए, ये आपका विलायक, सतह पर आपको सारे जो मिलेंगे अणु वो किसके मिलेंगे, ए के ही मिलेंगे। ये इसकी प्रकृति कैसी है, वाष्पशील, मतलब इसकी वाष्प बनेगी, वाष्प बनेगी तो ये सतह के ऊपर क्या करेगा, वाष्प दाब भी लगाएगा। तो इसका वाष्प दाब हमने मान लिया, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब हमने माना P नॉट है। क्या मान लिया, P नॉट है हमने कंसीडर किया, प्लस आपने क्या लिया, एक शुद्ध विलेय। अब ये दोनों अलग अलग है, इसको मिलाया नहीं आपने, तो इसकी सतह पर भी आपको क्या मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ बी, बाकी कुछ मिलना नहीं है। लेकिन यहां पर क्या हुआ, बी जो है वो अवाष्पशील है, मतलब यहां पर इसकी सतह पर किसी भी प्रकार का कोई भी वाष्प दाब नहीं लगेगा। अब आपने क्या किया, इन दोनों को मिला दिया, मिलाने के बाद आपने इसकी सतह पर कौन से अणु मिलेंगे, थोड़ा सा अपना दिमाग दौड़ाएं, अपनी सोच लगाएं, कॉमन सेंस का यूज करें। यहां पर सिर्फ ए के अणु थे, यहां पर सिर्फ बी के अणु थे, दोनों को मिला दिया तो क्या इसकी सतह पर केवल ए के अणु मिलेंगे, क्या नहीं मिलेंगे। क्या केवल बी के अणु मिलेंगे, क्या नहीं मिलेंगे। हमें कुछ अणु तो ए के मिलेंगे और कुछ अणु बी के मिलेंगे। तो ये आपका ए बी ए बी ए बी ए बी एक्सेट्रा। अब क्या हुआ, यहाँ पर ए के जो अणु है वो किस प्रकृति के हैं, वाष्पशील। बी के अणु कैसे हैं, अवाष्पशील। मतलब क्या कि अगर आपको पूछा जाए कि विलयन का वाष्प दाब क्या होगा, ध्यान से समझना, आपका प्रश्न क्या है, विलयन का वाष्प दाब ज्ञात करो। तो विलयन का वाष्प दाब कितना होगा, तो ये जो बी है उसको मैं हाईलाइट कर देता हूं। बी के अणु जो होंगे वो यहाँ पर क्या करेंगे, वो तो किसी प्रकार के वाष्प दाब बनाएंगे नहीं, क्योंकि वो तो अवाष्पशील है। मतलब यहाँ पर विलयन का वाष्प दाब किस पर निर्भर करेगा, यही राउले का नियम था। राउले ने यह कहा था कि अगर आप किसी वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलायक मिलाते हो तो विलयन का वाष्प दाब विलायक के अणु के वाष्प दाब के ऊपर निर्भर करता है। तो विलयन का वाष्प दाब कितना होगा, जितने ए के अणु होंगे और वो जो वाष्प दाब लगाएंगे। तो क्या यहाँ पर मैं कह सकता हूं कि विलायक का वाष्प दाब P नॉट ए होगा। थोड़ा सा दिमाग लगाएं, क्या मेरा स्टेटमेंट ये सही है कि विलायक का वाष्प दाब P नॉट ए होगा, नहीं। ध्यान रहे, क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पर ए के अणु ज्यादा थे तो वाष्प दाब ज्यादा थी। तो यहाँ पर ए के अणु में कम हुई ना, और हमने फैक्टर पढ़ा है पृष्ठ सतह, पढ़ा है ना हमने कारक, तो वाष्प दाब को प्रभावित करने वाला कारक पृष्ठ सतह। तो यहाँ पर ए की पृष्ठ सतह कम हो गई तो वाष्प दाब भी कम हो गया। तो मान लीजिए यहाँ पर ए के अणुओं के द्वारा जो लगाया जाने वाला वाष्प दाब है वो है PA, और आपको कंडीशन पता होनी चाहिए कि P नॉट ए PA से ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा, तो यहाँ पर ए की पृष्ठ सतह अधिक थी तो इसका वाष्प दाब अधिक, यहाँ पर ए की पृष्ठ सतह कम है तो इसका वाष्प दाब कम। ठीक है, तो ये तो समझने के लिए। अब क्या हुआ, देखिए क्या हुआ, ध्यान से समझना। P नॉट ए, यहां पर विलायक का वाष्प दाब ज्यादा था, आपने विलेय मिला दिया, वाष्प दाब क्या हो गया, कम हो गया। हुआ नहीं हुआ कम, तो इसी को हम कहते हैं वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। क्या कहते हैं, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। क्यों, क्यों हमने वाष्पशील विलेय में अवाष्पशील विलेय जैसे मिलाया तो इसका वाष्प दाब जो है कम हो गया। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। अब ध्यान से देखें, अब आपको क्या पता है, तो आपको पता है राउले के नियमानुसार। ठीक है, क्या पता है आपको, राउले के नियम से। क्या पता है, राउले के नियम से। राउले के नियम से क्या पता है, PA इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XA। किसी भी पदार्थ का वाष्प दाब उसी पदार्थ के मोल अंश के समानुपाती होती है। तो PA इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XA। PA का सिंबल हटाने के लिए, प्रोपोर्शनलिटी का हटाने के लिए क्या लिखेंगे, PA
इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए, इक्वेशन नंबर 1। मुझे बताइए क्या विलेय बी में ऐसा होगा? नहीं होगा, क्योंकि उसमें तो वाष्प दाब ही नहीं बन रही है, तो वहां ऐसा होना नहीं है। यहां पर आपको एक लाइन लिखनी पड़ेगी जो नोट्स में मिल जाएगी। आपको क्या लिखना है? आपको बताना है चूंकि विलेय बी अवाष्पशील है अतः उसके वाष्प दाब को नगण्य माना जाता है। और अगर हम उसको नगण्य मानते हैं तो हमारा स्टेटमेंट क्या आएगा? विलयन का वाष्प दाब विलेय के कणों के वाष्प दाब पर निर्भर करेगा। ये यहां पर लिखने के बाद अतः क्या आएगा? अतः विलयन का वाष्प दाब P बराबर क्या हो जाएगा? PA। वास्तव में तो हम कैसे निकालते हैं विलयन का वाष्प दाब? PA प्लस PB, ऐसे निकालते थे ना राउले के नियम से। लेकिन पता होना चाहिए PB क्या है? अवाष्पशील है, इसलिए इसको नगण्य मतलब इसको हम गिनेंगे नहीं। और इसको अगर हम नहीं गिनेंगे तो ये हमारे समीकरण बन गई 2। आपके पास 2 समीकरण आ गई है, P इक्वल टू PA और PA का मान आपके पास समीकरण 1 में है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे? समीकरण 1 से PA का मान समीकरण 2 में रखने पर तो आप क्या करोगे? आपके पास P क्या आ गया? P इज इक्वल टू P नॉट ए एक्स ए। क्या आ गया? P इक्वल टू P नॉट ए एक्स ए, समीकरण नंबर 3। लेकिन यहां पर एक और मजेदार बात आ गई हमारे पास। क्या मजेदार बात आई? तो हमको ये पता पड़ी कि यहाँ पर तो कहीं भी डी का नामो निशान नहीं है। बी मतलब विलय, सर सब जगह देखो वहां ए मतलब विलय की है। और हमने तो बात करी थी किसकी? अणुसंख्यक गुणधर्म में हमने कहा था कि ये तो विलय पर निर्भर करता है। तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि हम यहाँ पर विलय को ला सकते हैं। कैसे ला सकते हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं हम? XA plus XB is equal to 1। तो XA becomes 1 minus XB। क्या बन गया साहब? XB becomes 1 minus XB, इक्वेशन नंबर 4। ये क्या बन गई? समीकरण नंबर 4। अब मैं ऊपर वाला मिटा रहा हूं, ध्यान से देखें। समीकरण नंबर 4। अब आप क्या करोगे? समीकरण नंबर 3 व 4 से आपके पास XA का मान है, यहां से ये मान ले आकर समीकरण नंबर 3 में रख दो। तो क्या बन गया आपके पास? P इज इक्वल टू P नॉट ए एक्स ए की जगह हमने लिख दिया 1 माइनस XB। अब कुछ नहीं करना है, पॉइंट टू पॉइंट इसको सॉल्व करिए। P इज इक्वल टू इसको अंदर मल्टीप्लाई किया P नॉट ए माइनस P नॉट ए XB। इसको आप उधर ले जाइए और इसको इधर ले आइए, तो ये माइनस वाला उधर जाकर क्या हो जाएगा? प्लस P नॉट ए XB इज इक्वल टू P नॉट ए माइनस P। और ये P नॉट ए माइनस P कहलाता है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ध्यान से सुनिए, मैंने क्या कहा था? पहले क्या था? P नॉट ए माइनस P। और आप देखिए P के बराबर हमने क्या लिखा था? P किस पर डिपेंड करता है? PA के। तो अब मैं P की जगह PA लिख दूं अगर, तो P नॉट ए और PA। P नॉट ए क्या था? शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। PA क्या था? विलायक का विलयन में वाष्प दाब। तो पहले इतना था, बाद में इतना हो गया, तो ये डिफरेंस ही तो बता रहा है। क्या बता रहा है? कमी बता रहा है ना, कितनी कमी हुई। तो इसको हम कहते हैं आपेक्षिक अवनमन, रिलेटिव सॉरी, इसको हम कहते हैं वाष्प दाब में अवनमन, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब आगे अगर मैं स्टेप उसको सॉल्व करता हूं तो ये कहलाएगा मेरा आपेक्षिक अवनमन। क्या कहलाएगा? तो XB बराबर मेरा क्या आ जाएगा? P नॉट ए माइनस P और P नॉट ए। अब मैं इसकी तुलना कर रहा हूं कि इतनी कमी हुई और किसके सापेक्ष हुई तुलना? इसके सापेक्ष हुई। तो ये मेरा कहलाएगा आपेक्षिक अवनमन। इस तरीके से ये आपकी पहली अणुसंख्यक गुणधर्म पूरा हुआ, जिसके अंदर आप बता सकते हैं जहां XB बराबर, XB क्या है? विलेय के मोल अंश। XB बराबर क्या है? विलेय के मोल अंश। ठीक है। फिर बता सकते हो P नॉट ए क्या है? शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। PA क्या है? शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। ठीक है। फिर आप बता सकते हो P क्या है? विलयन का वाष्प दाब। P क्या है? विलयन का वाष्प दाब। इस तरीके से ये आपका आ गया क्या? पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जिसको हम कहते हैं वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। क्या है? वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। क्या करना है आपको? नोट्स आपके पास है नहीं है? मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दे रखा होता है, आप मुझे व्हाट्सएप करिए, मैं आपको नोट्स भेज दूंगा। लेकिन जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे ही नोट्स है वहां पर। तो आप मैं यहाँ जो बता रहा हूँ वो पढ़े, वीडियो देखें,
फिर नोट्स करें, फिर कोई डाउट है तो वीडियो को वापस देखें, तो आपको आसानी से ये टॉपिक समझ में आ जाएगा। इसको एक बार आप वीडियो से देखें, फिर नोट्स देखें, फिर खुद सॉल्व करने की कोशिश करें, आपका ये कंटेंट आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर भी अगर कोई डाउट्स है तो आप कमेंट में मेंशन कीजिए कि सर ये कैसे हुआ। आपका टॉपिक पूरा होने के बाद में एक और डाउट क्लास का वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो ये मैं उम्मीद करता हूं कि पहला टॉपिक वाष्पदाब में अपेक्षिक अवनमन आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। ठीक, तो अगला हम स्टार्ट करते हैं। अब हम वाष्पदाब में अपेक्षिक अवनमन को देख चुके हैं, लेकिन अगर आपको उस फॉर्मूले को और आगे खोलना है, जैसे कि हमने एनसीईआरटी की बुक में उसको खोल रखा है। एग्जांपल के लिए हमने लास्ट कहां तक देखा था, XB इज इक्वल टू P नॉट A माइनस P डिवाइड बाय P नॉट A। समीकरण नंबर इसको आपने 5 या जो भी आपका लास्ट चल रहा था वो दे देना है। अब आप इसको आगे जाना चाह रहे हैं, यहाँ पर आपको पूछता मोलिकुलर मास का प्रश्न आता है, मोलिकुलर मास निकालिए, तो अब आप कैसे करोगे? आपको यहाँ बताना है हम जानते हैं। क्या जानते हैं आप? तो XB क्या है? मोल अंश। XB क्या है? मोल अंश। तो आपको बताना चाहिए XB इज इक्वल टू NB अपॉन NA प्लस NB। इसको सभी XB को सॉल्व कर दो, फिर ले जाके वहां वैल्यू रख देंगे। ये पता है आपको? क्लियर? अब आपको पता होना चाहिए अगेन, ठीक है, चूंकि N इज इक्वल टू W बाय M, वेट बाय मोलर मास, तो आप क्या करोगे? XB इज इक्वल टू WB अपॉन MB डिवाइड बाय WA अपॉन MA प्लस WB अपॉन MB। N का मान W बाय M, अगर NB करूंगा तो मैं WB बाय MB, NA करूंगा तो WA बाय MA। ये आ गया। अब आपको पता होना चाहिए कि ये WB MB क्या है? सोल्यूट, विलेय। और मैं चैप्टर के स्टार्टिंग में कह चुका हूं कि विलेय की मात्रा बहुत कम होती है विलियन में, तो यहाँ पर इस गणना को इजी करने के लिए आप इसको नगण्य मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? नगण्य। तो चूंकि WA by MA is too much greater than WB by MB, तो इसको नगण्य मान लो। तो XB बराबर क्या हो गया? WB by MB होल डिवाइड बाय WA by MA। ये आया। अब आप क्या कर सकते हो? पहली बटे दूसरी इंटू चौथी बटे तीसरी। WB बटे MB, ये MA ऊपर चला जाएगा, MA अपॉन WA, MA अपॉन WA। तो ये आ गया XB का मान। इस मान को ले जाके हमें यहां रख देना है, ठीक है। इस मान को ले जाके हम अगर वहां रख देंगे तो क्या होगा? देखिए ध्यान से। तो आपके पास क्या मान आया? WB डिवाइड बाय MB इंटू MA अपॉन WA इज इक्वल टू, ये किसके बराबर हो गया? ये बराबर हुआ P नॉट A माइनस P डिवाइड बाय P नॉट A, इसके बराबर हुआ। अब क्या करोगे? आपको MB का मान निकालना है, तो MB को यहां ले जाओ, MB को यहां ले जाओ और इसको ऊपर मल्टीप्लाई करो, इसको नीचे मल्टीप्लाई करो, बाकी कुछ नहीं करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर, वज्र गुणा करने पर MB बराबर क्या हो जाएगा? तो ये ऊपर चला जाएगा, यहां बचेगा क्या आपके पास? MB तो इधर ही आ गया, ये यहीं बचा हुआ है, तो WB इंटू MA अपॉन WA, ये क्या बन जाएगा? P नॉट A डिवाइड बाय P नॉट A माइनस, ये बन गया आपके पास लास्ट फॉर्मूला। तो इसको आप चाहें तो बॉक्स में बंद कर सकते हैं। तो ये पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, वाष्पदाब में अपेक्षित अवनमन का लास्ट भाग। यहां पर आप बता सकते हो MB क्या है? तो विलेय का अनुभाग। MB क्या है? विलेय का अनुभाग। WB क्या है? विलेय का भार, विलेय का भार। MA क्या है? विलायक का अनुभाग। MA क्या है? विलायक का अनुभाग। WA क्या है? विलेय का भार। WA क्या है? विलेय का भार। P नॉट A क्या है? विलायक का वाष्पदाब, शुद्ध विलायक का वाष्पदाब। P क्या है? तो विलयन का वाष्पदाब। तो ये आपका टॉपिक यहाँ पर पूरा हुआ, फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वाष्पदाब में। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं
हमारी द्वितीय कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जिसका नाम है क्वथनांक में उन्नयन। अगली प्रॉपर्टी कौन सी है? क्वथनांक में उन्नयन। ध्यान से समझेंगे। अगला टॉपिक है हमारा क्वथनांक में उन्नयन। अगला हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है क्वथनांक में उन्नयन। देखो क्वथनांक में उन्नयन ये जो टॉपिक है हमारा, क्वथनांक आप सब जानते हो कि वह ताप जिस पर आने के बाद द्रव जो है वो वाष्प अवस्था में परिवर्तित होना स्टार्ट कर दे, उसे हम क्वथनांक कहते हैं। लेकिन यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं अनुसंख्यक गुणधर्म, तो इसकी हम एक नई परिभाषा देखेंगे। ठीक है, नई परिभाषा से पहले हम इसको रिफिल कर देंगे। मार्कर को आई थिंक इसकी डाउन हो रही है, तो एक बार हम इसको रिफिल कर दें। अब हम यहाँ पर क्वथनांक की नई परिभाषा देखेंगे। क्वथनांक क्या है? तो क्वथनांक की परिभाषा क्या बनेगी? वह ताप जिस पर पदार्थ का वाष्प दाब वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर हो जाए। वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, मतलब जिस ताप पर विलयन का जो वाष्प दाब बन रहा है वो वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, तो वो ताप उस पदार्थ का क्या कहलाएगा? क्वथनांक। ध्यान से समझना है, ग्राफ से बताऊंगा मैं, क्लियर हो जाएगा। अब अपन क्या कर रहे हैं? यहाँ पर एक ग्राफ बना रहे हैं। ठीक है, इस तरफ हम ले रहे हैं वाष्प दाब। क्या ले रहे हैं? वाष्प दाब। इस तरफ हम ले रहे हैं ताप। क्या ले रहे हैं? ताप। ध्यान से समझिए। अब मैं ये कह रहा हूं कि ये वाली जो लाइन है, ये वाला क्या है? ये प्रेशर है आपका, यहां पर ये दाब की मान है एक वायुमंडलीय दाब। ये क्या है? एक वायुमंडलीय दाब। मतलब आपको वो पॉइंट ढूंढना है जब आपके पास जो विलेय है या विलायक है उसका वाष्प दाब किस लाइन को क्रॉस कर जाए। तो उदाहरण के लिए समझना, आपके पास जो विलायक है, अब इस ग्राफ को यहीं छोड़ रहा हूं मैं, बीच में एक और चीज बता रहा हूं। आपके पास क्या था? एक विलायक लिया आपने, वाष्पशील विलायक। कैसा है? वाष्पशील विलायक ए। दूसरा आपने क्या लिया? अवाष्पशील विलेय। क्या लिया? अवाष्पशील विलेय। क्या लिया? बी। इन दोनों को मिलाकर आपने क्या बना दिया? विलयन, जो कैसा है? जिसके अंदर आपको ए बी दोनों मिलेंगे। वाष्पशील है मतलब इसका क्वथनांक क्या होगा? कम होगा। क्यों? क्योंकि वाष्पशील कम होगा, जब क्वथनांक कम होगा तभी तो जल्दी से वाष्प बनेगी, तो इसका क्वथनांक कम है। अब मैं कह रहा हूं कि विलयन का क्वथनांक आपको पूछा जाए तो विलयन का क्वथनांक इससे अधिक होगा या इससे कम होगा? थोड़ा सा खुद दिमाग दौड़ाओ। सीधी सी बात है, इसका क्वथनांक इससे अधिक होगा। क्यों अधिक होगा? क्योंकि यहां पर वाष्प आसानी से नहीं बन रही है। क्यों नहीं बन रही है? क्योंकि इसके सतह पर सिर्फ ए के कण नहीं है, बी के भी, और बी कैसा है? अवाष्पशील है। वो तो जल्दी से क्वथनांक करेगा ही नहीं, मतलब बॉइल होगा ही नहीं, वाष्पित होगा ही नहीं, तो इसका क्वथनांक बढ़ जाएगा इसकी तुलना में। कैसे बढ़ेगा वो भी देखो, वो भी मैं बता देता हूं। अब मान लीजिए पहला ग्राफ जो हम खींच रहे हैं वो खींच रहे हैं विलायक के लिए, इसके लिए खींच रहे हैं। तो मान लीजिए किसी ताप पर, ये मान लो ये ताप मैं कह रहा हूं 25 डिग्री, कितना ले रहा हूं? 25 डिग्री। कि 25 डिग्री ताप पर विलायक का वाष्प दाब जो है वो इतना था, ये पॉइंट। अब मैं धीरे धीरे ताप बढ़ा रहा हूं, धीरे धीरे ताप बढ़ा रहा हूं, तो मुझे कारक बताइए। मैंने इसीलिए ये सारी चीजें पहले बढ़ा दी है। ताप का वाष्प दाब पर क्या प्रभाव होता है? तो याद करिए, मैंने कहा था जैसे जैसे आप ताप दोगे, अगर पदार्थ वाष्पशील है तो वो उतनी ज्यादा वाष्प बनाएगा, जितनी ज्यादा वाष्प उतना ज्यादा वाष्प दाब, मतलब ताप बढ़ाने पर वाष्प दाब बढ़ेगा। मतलब ये लाइन ऊपर की ओर जाएगी, नीचे की ओर आएगी? ऑब्वियसली ऊपर की ओर जाएगी। तो ये लाइन बढ़ते 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 बढ़ेगी, और एक टाइम ये आएगा कि ये इसको काट देगा। एक टाइम जाएगा ये इसको काट देगा। तो मैंने क्या कहा, परिभाषा देखिए, अब मैंने पहले कहा था वो इससे समझ में आ जाएगा। वह ताप जिस पर पदार्थ का वाष्प दाब, मतलब इसका वाष्प दाब अब कितना हो गया? इस ताप पर कितना हो गया? 1 atm, और वायुमंडलीय दाब भी कितना है? 1 atm। ये दोनों क्या हो गए? बराबर। तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर जो भी ताप होगा वो ताप क्या कहलाएगा?
इस विलायक का वाष्प दाब। तो विलायक का वाष्प दाब हम मान लेते हैं टी नॉट बी। क्या मान लिया? टी नॉट बी, टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, बी मतलब बॉइलिंग पॉइंट। अब मान लीजिए विलयन, आपने क्या कर दिया, वाष्पशील विलायक, ये लाइन हमने जो खींची है वो किसकी है, ध्यान से समझना है, ये किसके लिए? विलायक के लिए। अब विलायक और विलेय को मिक्स कर दिया, तो मुझे बताओ वाष्प दाब बढ़ेगी या घटेगी? थोड़ा सा खुद दिमाग दौड़ाइए, बताइए वाष्प दाब बढ़ेगी या घटेगी? क्या होगा? तो याद करिए, मैंने पहले जस्ट पहले समझा चुका हूं, अगर वाष्पशील विलेय है, वाष्पशील विलायक अवाष्पशील विलेय, तो वाष्प दाब में कमी होती है। अभी तो पढ़ा वाष्प दाब में अवनमन, तो विलयन का वाष्प दाब क्या हो गया? कम हो गया। अपन ताप और वाष्प दाब में संबंध देख रहे हैं। अभी आप क्वथनांक को जबरदस्ती बीच में मत डालना। मैंने क्या कहा? ताप वाष्प दाब में क्या होगा? जैसे मैंने अवाष्पशील विलेय में लिया तो कमी। तो मुझे बताइए 25 डिग्री सेल्सियस पर विलयन का वाष्प दाब इससे ऊपर होगा या इससे नीचे होगा? कमी हुई, तो इससे नीचे होगा वाष्प दाब। तो मान लीजिए ये विलयन का वाष्प दाब है 25 डिग्री विलयन के ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर। अब मैं इसका भी ताप धीरे 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 बढ़ा रहा हूं। क्या किया मैंने? इसका ताप मैं धीरे धीरे बढ़ा रहा हूं। तो मुझे अपना खुद का दिमाग आप दौड़ाओ, खुद का दिमाग लगाओ और बताओ कि यहाँ पर ताप और वाष्प दाब का संबंध तो वही रहेगा जो पहले था, मतलब ताप बढ़ाने पर इसका भी वाष्प दाब बढ़ेगा। तो इसका वाष्प दाब बढ़ाते 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 ये ले लिया हमने, ये रहा इसका वाष्प दाब। तो मुझे बताइए, अब खुद दिमाग दौड़ाओ, आंसर मिला कि नहीं मिला? कि वाष्प दाब विलयन का कैसे बढ़ा और ताप बॉइलिंग पॉइंट, मतलब विलायक को इसके बराबर पहुंचने में कम ताप देना पड़ा, जबकि विलयन को यहां तक पहुंचने में ज्यादा ताप देना पड़ा। मतलब क्वथनांक किसका अधिक हुआ, विलायक का या विलयन का? ऑब्वियसली विलयन का। तो ये आपका ग्राफ किसका आ गया? विलयन का ग्राफ। और ये जो ताप होगा वो क्या कहलाएगा? आपका टीबी। क्या कहलाएगा? और ये जो इन दोनों टेम्परेचर का बीच का डिफरेंस है वो क्या कहलाएगा? डेल टीबी, डेल्टा टीबी, जो क्या बताएगा? दोनों के क्वथनांक में अंतर, जो कहलाएगा क्वथनांक में उन्नय। तो क्योंकि विलायक की तुलना में विलयन का क्वथनांक बढ़ा और यहाँ पर क्वथनांक बढ़ा, इसलिए इसको हम कहते हैं क्वथनांक में उन्नयन। क्या हुआ? क्वथनांक में बढ़ोतरी हुई। तो ये चीज उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से ग्राफ समझ में आ चुका होगा। नहीं समझ में आ रहा है आप वीडियो को बैक करें, क्योंकि मैंने आराम से समझाया है, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो यहाँ तक की बात हम कर चुके हैं। ठीक, अब देखिए, अब आपको संबंध बनाना है। पहली चीज आपको क्या पता पड़ी? टीबी इज ग्रेटर देन टी नॉट बी, ये पता पड़ी। विलयन का क्वथनांक विलायक के क्वथनांक की तुलना में अधिक होगा, ये पता पड़ेगी। और अगर आपको अंतर निकालने के लिए कहा जाए, अब आपको क्या कहा जाए? व्हाट इज डेल टीबी? डेल टीबी क्या है? तो बड़ा कौन सा है? टीबी बड़ा है माइनस टी नॉट बी, ये पता पड़ेगी। डेल टीबी, टीबी माइनस टीबी नॉट। ठीक, अब आपको प्रश्न पूछा जाए कि ग्राफ से आपको क्या समझ में आ रहा है? अब मैं ये आपको पूछूं कि क्वथनांक में कितना बदलाव आएगा, ये किस पर निर्भर कर रहा है? मेरा प्रश्न सुनना ध्यान से। क्वथनांक में कितना बदलाव आएगा, ये किस पर निर्भर करता है? वाष्प दाब में बदलाव के। आई बात समझ में? मैं ये कहूं कि वाष्प दाब और कम हो जाता, इसको और टाइम लगता है यहाँ पहुंचने में। मतलब ये कि इस ग्राफ से हमको ये समझ में आ रहा है कि इसमें कितना बदलाव हो रहा है, वो वाष्प दाब में बदलाव के समानुपाती होता है। मतलब क्या? डेल टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल पी। इसमें कितना बदलाव, वो वाष्प दाब में बदलाव के समानुपाती होता है। इसलिए मैंने ये ग्राफ को रहने दिया, क्योंकि ये चीज ग्राफ से ही बता दी थी। अब मैं ग्राफ को मिटा दूं, अब हमको ग्राफ की इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। डेल टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल पी, इसको मैंने दे दिया समीकरण नंबर 1। अब राउले के नियम से, राउले के नियम से ध्यान से समझना। राउले ने क्या कहा था अवाष्पशील विलेय के लिए? मुझे बताइए कि वाष्प दाब में जो कमियां अधिकता होगी वो किसके ऊपर निर्भर करेगा? विलेय की मात्रा। अगर विलेय की मात्रा ज्यादा होगी तो वाष्प दाब में जो कमी हो रही है वो ज्यादा होगी, और विलेय की मात्रा कम होगी तो वाष्प दाब में कमी है वो कम होगी। मतलब राउले के नियम से आपको ये पता पड़ेगा डेल पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी।
क्या बता पड़ा, डेल बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी। ये आपका बन गया समीकरण नंबर 2। दो समीकरण आ गई, डेल पी का मान यहाँ रख दो। अब आप देखो डेल टी भी इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो ये दोनों भी बराबर हुए कि नहीं, ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूं, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो डायरेक्टली ये दोनों भी बराबर हुए कि नहीं हुए, तो हम बताएंगे समीकरण 1 व 2 से क्या होगा, समीकरण 1 व 2 से क्या हो गया, डेल टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी। ये संबंध आ गया आपके पास। अब आपको पता होना चाहिए, क्या पता है आपको, तो हम जानते हैं क्या, डेल टी बी प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाने के लिए, समानुपाती का हटाने के लिए हमें क्या जोड़ना है, नियतांक, और यहाँ पर मैं नियतांक जोड़ रहा हूं के, क्या जोड़ा मैंने नियतांक, के एक्स बी, डेल टी बी इज इक्वल टू के एक्स बी, डेल टी बी इज इक्वल टू के एक्स बी, ये आ गया। इसको आप दे दो समीकरण नंबर 3, इसको क्या दिया, समीकरण नंबर 3। अब इसको एक बार आप अच्छे से देख लो, क्या किया हमने, डेल टी बी क्या था, तो हमको ग्राफ से पता पड़ी कि वाष्पदाब में जितना परिवर्तन होगा उतना ही कथनांक में परिवर्तन होगा, और हमको राहुल ने ये बताया था कि वाष्पदाब में परिवर्तन वो किसके आधार पर पता पड़ी, वो विलेय की मात्रा से। तो ये दोनों बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ये दोनों बराबर होंगे कि नहीं होंगे, बस वही किया हमने, और हमने खाली समानुपाती का चिन्ह हटाने के लिए जोड़ दिया के। अब मैं मिटा रहा हूं और इस इक्वेशन को आगे ले जा रहा हूं, क्योंकि अब आपको पूरा एक साथ देखना होगा। तो हमारे पास क्या आ गया था, इक्वेशन 3, डेल टी बी इज इक्वल टू के एक्स बी, समीकरण नंबर 3। यहां तक आप देख चुके हो। अब आपको पता होना चाहिए क्या, हम जानते हैं, क्या जानते हो आप, देखो मैंने पहले कहा एक जैसी चीजें मिलेंगी आपको बार बार, आगे तो आप पढ़ चुके हो। अभी क्या पता है आपको, एक्स बी किसके बराबर होता है, एक्स बी इज इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। साथ ही आप क्या जानते हो, एन इज इक्वल टू डब्ल्यू बाय एन, वेट बाय मोलर मास, तो एक्स बी क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बी बटे एम बी डिवाइड बाय डब्ल्यू ए अपॉन एम ए प्लस डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। ये भी मैं आपको बता चुका हूं, चूंकि विलेय की मात्रा बहुत कम होती है तो इसको हम क्या मान लेंगे, नगण्य, तो वो आपको बताना पड़ेगा W by MA is too much greater than WB by MB। तो आपके पास क्या हो जाएगा, XB is equal to WB बटे MB इंटू क्या हो गया, अब ये क्या ऊपर चला जाएगा, MA ऊपर चला जाएगा, MA अपॉन WA, MA अपॉन WA, ये आपके पास बचा, ये आ गया समीकरण नंबर 4। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या था, एक्स बी, ये मान ले जाकर आपको यहां रखना है, तो आपके पास क्या बन गया, देखो ध्यान से। अब क्या होगा, डेल टी बी बराबर के एक्स बी का मान क्या गया, डब्ल्यू बी इंटू एम ए डिवाइड बाय एम बी इंटू डब्ल्यू ए। ये समीकरण आई हमारे पास। अब ध्यान से समझे, आपके पास ये समीकरण आई, अब मैं इसको मिटा रहा हूं, इसको मैंने समीकरण नंबर दे दिया, यहां तक 4 चला था, तो ये हमारी समीकरण नंबर आ गई 5। हम जानते हैं, फिर से आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, तो यहां से देखो ये तो आपको सीधा पता पड़ेगा, ये फॉर्मूला देख के पता पड़ेगा। क्या पता है, वी नो डेट व्हाट इज मोलरिटी, क्या पता होना चाहिए, मोलरिटी क्या है। तो मोलरिटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मोलरिटी m बराबर, अब ये फॉर्मूला हमारे पास है, तो हमको देखना है कि मोलरिटी का फॉर्मूला क्या बनता है। हम जानते हैं कि मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भाग। ये फॉर्मूला, मोलरता स्मॉल m, विलेय की मोलों की संख्या Nb, विलायक का भाग W। Nb को हम क्या बोल सकते हैं, फिर से बोल सकते हैं, m बराबर WB अपॉन MB इंटू W, इक्वेशन नंबर 6। यहाँ पर WB MB इंटू WA, WB अपॉन MB इंटू W, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, स्मॉल m। तो अगली स्टेप में मेरे क्या आ जाएगा,
डेल टी बी इज इक्वल टू के, इसकी जगह क्या आ जाएगा, के और एम ए बचा, और इसकी जगह आ जाएगा मेरा स्मॉल एम। अब मैं क्या पर नया कांस्टेंट डिफाइन करने जा रहा हूं, के एम ए इज इक्वल टू के बी, जिसको मैं कहूंगा मोलर बॉइलिंग कांस्टेंट। के बी आ गया तो मेरे पास लास्ट फॉर्मूला क्या आ गया, डेल टी बी इज इक्वल टू के बी एम। ये हमारी सेकेंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पर पूरी हुई, जिसका नाम था क्वथनांक में उन्नयन। सेकेंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जिसका नाम था क्वथनांक में उन्नयन। तो अब मैं जो अगली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहा हूँ, उसका नाम है गलनांक में अवनमन। अगली जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अनुसंधान के गुणधर्म हम यहाँ पर लेने जा रहे हैं वो है गलनांक में अवनमन। अगली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है गलनांक में अवनमन। अब गलनांक में अवनमन को स्टार्ट करने से पहले संबंध स्थापित करना है हमें, और वो संबंध है विलय के मोलर द्रव्यमान एवं क्वथनांक में उन्नयन के मध्य संबंध, उन्नयन में संबंध। अब आपके पास फॉर्मूला क्या था, डेल टी बी इज इक्वल टू के बी एम, डेल टी बी इज इक्वल टू के बी एम, ये फॉर्मूला था। आपको क्या पता था, इसको दे दो समीकरण नंबर 1। हम जानते हैं कि क्या पता है आपको, एम क्या है, मोलरिटी। मोलरिटी क्या है, विलय के मोलों की संख्या, एन बी अपॉन डब्ल्यू ए। इसको खोल दो, एम डब्ल्यू बी बटे एम बी इंटू डब्ल्यू ए। इक्वेशन नंबर 2। समीकरण नंबर 1 व 2 से आपने क्या किया, ये एम का मान उठाकर यहाँ रखा, डेल टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। ये संबंध आ गया आपका, और इसको आप और चेंज करना चाहें तो कर लीजिए, एम बी को इधर ले लीजिए, एम बी बराबर के बी इंटू डब्ल्यू बी अपॉन डेल टी बी इंटू डब्ल्यू ए। ये विलय का मोलर द्रव्यमान तथा क्वथनांक में उन्नयन के बीच संबंध, जहां एम बी बराबर विलय का मोलर द्रव्यमान, के बी बराबर कांस्टेंट, डब्ल्यू बी बराबर विलय का भार, डेल टी बी बराबर क्वथनांक में उन्नयन, और डब्ल्यू ए बराबर विलय का भार। अब मैं अगली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी लेने जा रहा हूं, जिसका नाम है गलनांक में अवनमन। अब हम स्टार्ट करेंगे गलनांक में अवनमन, लेकिन उसको स्टार्ट करने से पहले एक चीज हम बात करेंगे। वो बात ये है कि मैंने कल आपको बताया था क्वथनांक की परिभाषा क्या बनी। इसकी बात करेंगे हमने क्वथनांक। क्वथनांक हमने पहले पढ़ रखा था, क्या पढ़ा था, वह तापमान जिस पर आने के बाद कोई भी ठोस जो है वो वाष्पित होना प्रारंभ कर देता है, उसे हम क्वथनांक कहते हैं। लेकिन मैंने अनुसंधान गुणधर्मों को पढ़ने के लिए आपको क्वथनांक की अलग परिभाषा बताई थी। यहाँ पर आपका है गलनांक में अवनमन। अगला क्या है, गलनांक में अवनमन। इसको समझना तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पर गलनांक की नई परिभाषा बनेगी। गलनांक की ऐसी परिभाषा तो क्या है कि वह तापमान जिस पर आने के बाद कोई भी द्रव जो है वो ठोस अवस्था में परिवर्तित होना स्टार्ट कर देता है, उसे हम क्या कहेंगे, गलनांक। लेकिन यहाँ पर एक परिभाषा बनेगी, वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब उसी की ठोस अवस्था के बराबर हो जाए, ठोस अवस्था के बराबर हो जाए तो उसे गलनांक कहते हैं। तो उसे गलनांक, ठीक है। क्या किया, आपको ग्राफ लोड करना है, यहाँ पर ताप, यहाँ पर आपने क्या कर दिया, वाष्प दाब, क्या कर दिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जो भी आप सॉल्वेंट ले रहे हो आप उसकी ठोस अवस्था का वाष्प दाब का ग्राफ आपको बना देना है। तो मान लीजिए ये जो है वो ठोस अवस्था में उसका वाष्प दाब है। अब किसी ताप पर उसका वाष्प दाब मान लीजिए ये होगा,
किसका? विलायक का। ध्यान से समझना, ये शुद्ध विलायक का है। किसका है? शुद्ध विलायक का। तो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब आपने क्या किया, मुझे बताइए, किसी भी गलनांक पर पहुंचने के लिए ताप बढ़ाना पड़ेगा कि ताप घटाना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। आप ताप घटाते 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 और ये पॉइंट जिस पर, ये क्या पॉइंट है, इस विलायक का द्रव अवस्था में और इस विलायक की ठोस अवस्था में वाष्प दाब जो है वो बराबर होगी। ये जो तापमान है, ये तापमान क्या कहलाएगा? इसका T0F, क्योंकि शुद्ध विलायक का तापमान है। अब हमने इस विलायक को मिला दिया विलयन में, और विलय कैसा है आपका? अवाष्पशील विलय। विलय कैसा है? अवाष्पशील विलय। अवाष्पशील विलय को विलायक में मिलाया। अब इसको समझना पहले कि मुझे बताएं कि जैसे ही विलयन बनेगा उस विलयन का गलनांक बढ़ेगा या घटेगा। उदाहरण दे रहा हूं, समझना। एक तो है आपके पास जल, दूसरा एक विलयन बना रहे हो जिसको आपने जल में डाल दिया शक्कर। जल में क्या डाल दी? शक्कर। थोड़ा सा खुद दिमाग दौड़ाएं या प्रैक्टिकल करके देख लें, इन दोनों में से सबसे पहले कौन फ्रीज करेगा? कौन ठोस अवस्था में परिवर्तित होना स्टार्ट हो जाएगा? तो ये होगा या ये होगा? तो सीधी सी बात है, ये हो जाएगा। क्योंकि हमने देखा कभी चाशनी होती है क्या? नहीं होती, क्योंकि ये शक्कर कैसा है? अवाष्पशील है। कैसा है? अवाष्पशील। तो मैंने ये कहा कि जैसे अवाष्पशील विलय मिलाया तो इसका गलनांक घटेगा, और गलनांक घट रहा है इसलिए इसको हम कहते हैं गलनांक में अवनमन। तो अब विलायक का वाष्प दाब इतना था, अवाष्पशील विलय मिले तो इसका वाष्प दाब घटा, तो मान लो ये वाष्प दाब था। अब आपने इसका ताप घटाते 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 ये कोई पॉइंट आया जिस पर आने के बाद दोनों कट गए। तो ये जो ताप है, मान लो ये जहां पर कट रहे हैं, वो ताप क्या कहलाएगा? Tf। वो ताप क्या कहलाएगा? Tf। तो ताप कौन सा बढ़ा है? T0F बढ़ा है, Tf कम है। मतलब शुद्ध विलायक का गलनांक अधिक है, विलयन का गलनांक कम है। मतलब गलनांक में क्या आई? कमी, और गलनांक में आने वाली इसी कमी को हम क्या कहते हैं? वाष्प दाब में अवनमन। अब इस ग्राफ को मैं नहीं मिटा रहा हूं क्योंकि ग्राफ से कुछ समझना है। तो सबसे पहली चीज आपको यहां से क्या पता पड़ा? T0F इज ग्रेटर देन Tf। T0F Tf से बड़ा है। अगर आपको पूछा जाए डेल Tf निकालो, तो जो बड़ा है उसको हम आगे लिखेंगे, जो कम छोटा है उसको बाद में लिखेंगे। अब देखो, अब आपको ग्राफ से क्या समझ में आया? यहां पर गलनांक में जो कमी आ रही है उसके लिए कौन उत्तरदायी है? वाष्प दाब। गलनांक में कितनी कमी आएगी? तो वाष्प दाब में जितनी कमी आएगी उतनी ही कमी गलनांक में आएगी। मतलब ये कि ग्राफ से आपको ये समझ में आया, ग्राफ से ये पता पड़ी डेल Tf इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल P। इक्वेशन नंबर 1। इतना ही समझना था, मैंने पहले ही कहा था। इन दोनों सब चीजें सेम है, बाकी सब सेम है, खाली स्टार्ट के 2-3 पॉइंट समझ ले। तो डेल Tf इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P। आगे सेम आ गया क्या? राउले के नियम से। राउले ने अवाष्पशील विलय के लिए क्या दिया था? राउले के नियम से डेल P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XB। डेल P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XB। ये इसके प्रोपोर्शनल है, ये इसके प्रोपोर्शनल है, तो डायरेक्टली ये दोनों प्रोपोर्शनल हुए कि नहीं हुए? ठीक है। तो समीकरण 1 व 2 से क्या होगा? डेल Tf इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XB। डेल Tf क्या हो जाएगा? XB के प्रोपोर्शनल। ये प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाने के लिए क्या जोड़ना पड़ेगा? नियतांक। मैंने यहां पर एक नियतांक जोड़ दिया, डेल Tf इज इक्वल टू KXB। क्या जोड़ा? डेल Tf इज इक्वल टू KXB। बस आगे की प्रोसेस सेम। इसको दे दो समीकरण नंबर 4। समीकरण नंबर 4। अब मैं ऊपर वाला मिटा रहा हूं। क्या करना है? आपको XB को खोलना है, तो डेल Tf इज इक्वल टू KXB। समीकरण नंबर 4। क्या करेंगे? हम जानते हैं कि XB क्या है? मोल अंश। तो XB बराबर क्या है? NB अपॉन NA प्लस NB। फिर आप जानते हो N इज इक्वल टू W बाय M। इस वजह से XB क्या हो जाएगा? WB बाय MB होल डिवाइड बाय WA बाय MA प्लस WB अपॉन MB। पता होना चाहिए क्या? WA MA क्या है? विलायक। तो विलायक की मात्रा विलय की तुलना में बहुत अधिक होगी, इसलिए WB बाय MB क्या हो जाएगा? नगण्य। तो आपके पास XB क्या बन जाएगा? WB बाय MB
इंटू ये एम ए ऊपर चला जाएगा डिवाइड बाय डब्ल्यू ए, समीकरण नंबर 5। ये एक्स बी का मान आ गया आपके पास। अब आपको कुछ नहीं करना है, मैं ये मिटा रहा हूं। एक्स बी का मान यहां रख दो, तो डेल टी एफ इज इक्वल टू के इंटू डब्ल्यू बी इंटू एम ए डिवाइड बाय एम बी इंटू डब्ल्यू ए, ये आया। इसको समीकरण नंबर दे दो 6, समीकरण नंबर 6। अब आप देखो, फिर आप जानते हैं क्या, मोललता एम बराबर क्या आएगा, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू। इसकी जगह में क्या लिख सकता हूं, स्मॉल एम, तो क्या हो जाएगा समीकरण 6 व 7 से, तो डेल टी एफ इज इक्वल टू के एम ए इंटू स्मॉल एम। अब इन दोनों को मिला के एक नया कांस्टेंट डिफाइन कर देंगे हम, क्योंकि k डॉट एम ए इज इक्वल टू के एफ, तो डेल टी एफ इज इक्वल टू के एफ एम। डेल टी एफ बराबर क्या गया, के एफ एम। तो ये के एफ का एक कांस्टेंट है जिसको हम कहते हैं मोलर गलनांक नियतांक। क्या कहते हैं, मोलर गलनांक नियतांक। बाकी जो हमने कैलकुलेट किया वो सारा एज इट इज पहले वाली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के जैसा ही था, कोई भी नई चीज हमने यहाँ पर करी नहीं। आप धीरे से वीडियो देखें स्लो मोशन पे तो आपको समझ में आ जाएगा। एक बार रिवाइज करें, आप नहीं समझ में आ रहा है तो। अगला फिर हमें संबंध स्थापित करना है गलनांक में अवनमन तथा विलेय के, गलनांक में अवनमन तथा विलेय के मोलर द्रव्यमान में संबंध, तथा विलेय के मोलर द्रव्यमान में संबंध। देखो ऐसा संबंध है। पहली इक्वेशन क्या है आपके पास, डेल टी एफ इज इक्वल टू के एफ एम, समीकरण नंबर 1। अब हम जानते हैं कि क्या पता है, m बराबर डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए, समीकरण नंबर 2। m का मान ले जाके यहाँ रख दो, समीकरण 1 व 2 से। डेल टी एफ बराबर के एफ इंटू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। क्या होगा, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, एम बी को निकालना है, तो एम बी बराबर के एफ इंटू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू। ये आ गया आपके पास एक संबंध, जहां एम बी बराबर विलेय का मोलर द्रव्यमान, के एफ बराबर कांस्टेंट, डब्ल्यू बी बराबर विलायक का भार, एम बी बराबर विलेय का मोलर द्रव्यमान, डब्ल्यू के बराबर विलायक का भार। तो इस तरीके से आपकी ये तीसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पूरी हुई। ये चैप्टर आपका यहाँ पर ऑलमोस्ट हो चुका है। अब एक ही टॉपिक इसमें से बचा है, चौथी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी परासरण दाब और वोल्टॉफ गुणांक, जिससे संबंधित एक और वीडियो आएगा जो आपके पास पहुंच जाएगा, फिर आपका चैप्टर पूरा हो जाएगा। आप सभी अपने डाउट्स अपने पास लिख कर रखें, जैसे ही चैप्टर पूरा होगा आपसे आपके डाउट्स मांगे जाएंगे। अगर आपके डाउट्स आ रहे हैं तो आपके डाउट्स को लेकर एक और डाउट्स का वीडियो बनाया जाएगा, जिसमें आपको सारी चीज जो आपके डाउट्स आ रहे हैं उसको क्लियर किया जाएगा, ठीक है। साथ ही हम सब के लिए दुखद खबर है कि जैसे आप सब भी जान चुके होंगे कि हमारे विद्यालय के पूर्व छात्र कल्पेश कलाल, जिसको प्रिंस कलाल के नाम से भी जाना जाता था, वो कल मोड़ागांव में एक पानी के हादसे में उनकी मृत्यु हो चुकी है, जो हमारे विद्यालय के लिए, मोड़ागांव के लिए, हमारे वागड़वासियों के लिए एक अपूर्णीय क्षति है और जिसकी कमी को आने वाले समय में भी कोई पूरा नहीं कर सकता। तो मैं आप सबसे चाहूँगा कि जब भी आप ये वीडियो देख चुके होंगे तो वीडियो देखने के बाद आप सभी सच्चे मन से 2 मिनट का मौन रखें और अपने सीनियर को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए ईश्वर से ये प्रार्थना करें कि इस जो निष्पाप व्यक्ति है उसे वे अपने चरणों में स्थान दें। और आप ये भी कहें कि इस दुखद घड़ी में उन दोनों परिवारों पर जो बीत रही है, भाई कलाल, कल्पेश कलाल, दोनों परिवार की इकलौती संतानें हैं, तो भगवान उन्हें इस विडंबना से लड़ने की ताकत दे।
साहस दे और उन दोनों पवित्र आत्माओं को भगवान अपनी शरण में ले। ओम शांति। धन्यवाद।